हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम साहित्य शास्त्र के अंतर्गत पाश्चात्य जो काव्य शास्त्री हैं वर्ड्सवर्थ, उनका काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ेंगे। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं किस भाषा के प्रसिद्ध रोमांटिक कवि थे। किस भाषा के थे ये? अंग्रेजी भाषा के हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन युग की 18वीं सदी, कौन सी सदी है तब? 18वीं सदी की कृत्रिम, आडंबरपूर्ण और दरबारी भाषा शैली का विरोध करना था। जो वर्ड्सवर्थ हैं उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो तत्कालीन युग की कृत्रिम, आडंबरपूर्ण, कृत्रिम मतलब दिखावा है, जो आडंबर दिखावा कर रहे हैं, और दरबारी भाषा शैली है जो, उसका विरोध करना था। ठीक है, जो इनका काव्य भाषा सिद्धांत है उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कृत्रिम, आडंबरपूर्ण और दरबारी भाषा शैली का विरोध करना था। ठीक है, जानना आवश्यक है कि काव्य भाषा सिद्धांत क्यों दिया इन्होंने, क्या था इसका उद्देश्य। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत का स्रोत क्या है? क्या है काव्य भाषा सिद्धांत, कैसे आया सामने विलियम वर्ड्सवर्थ का? देख लीजिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ड्सवर्थ ने अपने मित्र कोलरिज के साथ मिलकर रचे गए कविता संग्रह लिरिकल वेलेट्स, जो रचा गया 1798 में, ठीक है, की भूमिका में किया गया था। जो लिरिकल वेलेट्स है उसकी भूमिका में इसका प्रतिपादन किया गया था इस सिद्धांत का। ठीक है, काव्य भाषा सिद्धांत का। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनके मित्र हैं कोलरिज, ये भी पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं, इसके बाद पढ़ेंगे आप इनके बारे में। उनके साथ मिलकर इन्होंने एक कविता संग्रह लिखा। वर्ड्सवर्थ ने कोलरिज के साथ मिलकर एक कविता संग्रह लिखा जो है लिरिकल वेलेट्स। और कब लिखा? ये है 1798। आपको सन भी याद रखना है और कविता संग्रह का नाम भी रखना है। ठीक है, लिरिकल वेलेट्स याद रखना, और 1798 में की भूमिका में किया गया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, और प्रीफेस टू लिरिकल वेलेट्स सन 1800 में इसके दूसरे संस्करण में इन्होंने एक विस्तृत भूमिका जोड़ी जिसे इनके काव्य सिद्धांत का मुख्य घोषणा पत्र माना जाता है। ठीक है, एक और भूमिका जोड़ी, विस्तृत भूमिका, इसे इनके काव्य सिद्धांत का मुख्य घोषणा पत्र माना जाता है। ठीक है, कविता संग्रह याद रखना है आपको, और कब इसकी डेट है, कब इसकी रचना हुई, यह भी याद रखना है। ठीक है, किसके साथ मिलकर लिरिकल वेलेट्स की रचना की, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं? जो वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा सिद्धांत दिया, क्या है यह काव्य भाषा सिद्धांत, ये इसकी क्या मान्यता है? अब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमने अभी देखे, जो इससे पहले एग्जाम हुआ था प्रवक्ता भर्ती या नेट के एग्जाम में कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए विस्तृत रूप से अध्ययन करना जरूरी हो गया है। ठीक है, एलटी में भी आते हैं, पीजीटी, टीजीटी आप नवोदय का देते होंगे और केंद्रीय विद्यालय का, तो उसमें भी अब इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए। सीधे नहीं आते, कोई क्वेश्चन सीधे आते हैं, कोई कथन कारण या इसकी व्याख्या क्या होगी, ये कथन गलत होगा या सही होगा, इसके लिए आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए क्या मान्यता है सिद्धांत की, या क्या नियम है, क्या प्रमुख है ये सिद्धांत। इसमें पहला है जनसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग। इन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ ने कि जनसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कविता की भाषा वही होनी चाहिए जो सामान्य मनुष्यों द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग की जाती है। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जो कविता की भाषा है वह ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य मनुष्यों द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग की जाती है। ठीक है, और उन्होंने ग्रामीणों और किसानों की भाषा को, जो ग्रामीण हैं और किसान हैं उनकी भाषा को कविता के लिए सबसे उपयुक्त माना। इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण हैं और किसान हैं उनकी जो भाषा है वह कविता के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वह प्रकृति के करीब, सरल और कृत्रिमता से मुक्त हैं। क्योंकि इन्होंने कृत्रिमता का, आडंबर का विरोध किया। इन्होंने कहा कि ग्रामीणों की भाषा इसलिए सही है क्योंकि वह
प्रकृति के करीब हैं, उनमें आडंबर नहीं है, सरलता है और वह कृत्रिमता से मुक्त है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जनसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग कविता में होना चाहिए। ठीक है, अगला कहा इन्होंने दूसरा, गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं। इन्होंने कहा कि गद्य और जो पद्य की भाषा है उसमें कोई तात्विक अंतर नहीं होता है। इनका मानना था कि गद्य और काव्य, पद्य, पोएट्री की भाषा में कोई भी बुनियादी या मौलिक भेद नहीं होता है। दोनों की अभिव्यक्ति का माध्यम एक ही मानव भाषा है। ये कह रहे हैं कि गद्य और जो पद्य की भाषा है उसमें कोई बुनियादी या मौलिक भेद नहीं होता है। दोनों की अभिव्यक्ति का माध्यम एक ही मानव भाषा है, कह रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट है इनका, तीसरी मान्यता, तीसरा नियम कहा जा सकता है, प्राचीन कवियों की भाषा सहज थी। वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि जो प्राचीन कवि हैं उनकी भाषा कैसी थी? सहज थी। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पुराने समय के कवियों की भाषा प्राकृतिक और वास्तविक थी। जो पुराने समय के कवि हैं उनकी भाषा प्राकृतिक थी, प्रकृति के निकट थी और वास्तविक थी, उसमें कोई आडंबर नहीं था। बाद के युग में कवियों ने इसमें कृत्रिम अलंकार, आडंबर और बनावटीपन जोड़कर इसे दूषित कर दिया। इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो बाद में कवि आए उन्होंने जो भाषा को है उसको दूषित कर दिया। कैसे? कृत्रिम अलंकार जोड़ दिए, उसमें आडंबर जोड़ दिया, बनावटीपन जोड़कर भाषा को दूषित कर दिया है। ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ की मान्यता है। 3 मान्यताएं हैं इनकी, यही इनका काव्य भाषा सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, वर्ड्सवर्थ ने कविता की क्या परिभाषा दी है? वर्ड्सवर्थ ने कविता की क्या परिभाषा दी? पहले के वीडियो में भी आपने ये देखा है, पढ़ा है, फिर देख लीजिए। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छालन है जिसका स्रोत शांति के समय स्मृत भावनाओं से फूटता है। ये इनका है, कविता की ये परिभाषा दी है इन्होंने, याद रखनी है। फिर से बता रही हूँ, कविता प्रबल मनोवेग, जो प्रबल मतलब बहुत ही ज़्यादा तीव्र मनोवेग है हमारे, उसका सहज उच्छलन है, सहजता है उसमें, जिसका स्रोत, उसका स्रोत है शांति के समय। जब कोई शांत होते हैं, शांत वातावरण या शांति रहती है तो उस समय जो स्मृत, जो पहले हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी याद में स्मृतियां हैं, भावनाओं से फूटता है, वही कविता है। उन्होंने उस समय हमारे मन में, कवि के मन में एक जो भावनाएं आती हैं वही क्या है, ये कह रहे हैं कि कविता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ कविता के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता के लिए छंद की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन इन्होंने यह स्वीकार किया कि छंद कविता में एक प्रकार का संगीत और सौंदर्य पैदा करता है जो पाठक को आनंद देता है। ये मान रहे हैं कि छंद कविता के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह एक प्रकार से कविता में संगीत और सौंदर्य पैदा करता है जो पाठक को क्या करता है? आनंद देता है। अब आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ के परम मित्र कॉलरिज ने ही, जो जिसके साथ उन्होंने क्या किया था, अपना एक कविता संग्रह रची थी। कौन सी कविता संग्रह थी? लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, उनके साथ उनके परम मित्र थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ के इस सिद्धांत की तीखी आलोचना की कि वर्ड्सवर्थ ने कहा कि गद्य और पद्य की भाषा कभी एक समान नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं कॉलरिज की गद्य और पद्य की भाषा कभी एक समान नहीं हो सकती। अपनी पुस्तक है इनकी, कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसमें इन्होंने इनके सिद्धांत की तीखी आलोचना की। ठीक है, अब अगला प्रश्न बनता है जो हमने अभी तक पढ़े हैं उससे संबंधित है ये प्रश्न। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का संयुक्त काव्य संग्रह लिरिकल बैलेट्स पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ? किस वर्ष हुआ? पहले आपको बताया था, आता होगा आपको, 1798। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य भाषा सिद्धांत में किस प्रकार के जीवन और भाषा को कविता के लिए सबसे उपयुक्त माना? वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा सिद्धांत है इसमें इन्होंने किस प्रकार के जीवन और भाषा को कविता के लिए सबसे उपयुक्त माना है? पहले बताया था आपको मैंने, आ रहा होगा आपको इसका आंसर, वह है ग्रामीण और साधारण जनजीवन। इन्होंने कहा कि ग्रामीण होना चाहिए जीवन और साधारण जनजीवन। क्यों? क्योंकि उसमें कृत्रिमता नहीं होती, सहजता होती है।
ठीक है, इसीलिए इन्होंने ग्रामीण और साधारण जीवन को क्या माना, कविता के लिए सबसे उपयुक्त माना। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, गद्य की भाषा और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है और नहीं हो सकता है, यह प्रसिद्ध कथन किस पाश्चात्य आलोचक का है? यह है वर्ड्सवर्थ का। पहले पढ़ा है हमने। वर्ड्सवर्थ ने यह कहकर तत्कालीन नव अभिजात्यवादी कवियों को चुनौती दी थी। उस समय के जो कवि थे उनको इन्होंने यह कहकर एक चुनौती दी थी, जो कविता के लिए एक विशेष उच्च और जटिल भाषा को अनिवार्य मानते थे। जो उस समय के तत्कालीन कवि थे वो कविता के लिए एक विशेष प्रकार की भाषा, जो उच्च हो, जटिल भाषा, कठिन हो, उस भाषा को अनिवार्य मानते थे। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो ग्रामीण और किसानों की, जो साधारण लोगों की जो भाषा है उसी को कविता की भाषा माना। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की उत्पत्ति के लिए शांति के समय समृत संवेग की अवस्था आवश्यक है। उनके इस काव्य प्रक्रिया सिद्धांत में कितने चरण माने गए? कितने चरण हैं? 5 चरण हैं, कहीं पे 4 चरण भी दिए हैं। 5 चरण देख लीजिए। पहला है प्रभाव ग्रहण या प्रत्यक्ष अनुभव, जिसमें हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं या उसका प्रभाव ग्रहण करते हैं। दूसरा, उस अनुभव का मनन या चिंतन, जो अनुभव हमने लिया प्रत्यक्ष, उसका हम मनन और चिंतन करते हैं। उसके बाद तीसरा, शांति के क्षणों में उस भावना का पुनः स्मरण, जब वातावरण शांत होता है या जब हम शांत होते हैं तो उस क्षणों में उस भावना का हम पुनः स्मरण करते हैं। अगला चौथा, कल्पना द्वारा उसका पुनरुत्पादन, फिर हम कल्पना करते हैं उसका पुनरुत्पादन, फिर से उस भावना को पुनरुत्पादन करते हैं, उस भावना को फिर से लाते हैं उसे। ठीक है, फिर 5वां है काव्य रूप में अभिव्यक्ति, और उसको फिर हम क्या करते हैं, काव्य रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है। एक काव्य प्रक्रिया के चरण बताए हैं इन्होंने, 5 चरण है, 4 भी कह सकते हैं। 5वां है कि काव्य रूप में उसकी अभिव्यक्ति हो जा रही। याद रखने हैं आपको 5 चरण, एक क्रम से याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम में। जब आपके 5 चरण याद होंगे तो तभी आप प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, वर्ड्सवर्थ ने कविता का मुख्य उद्देश्य किसे माना है? जो वर्ड्सवर्थ हैं इन्होंने कविता का मुख्य उद्देश्य किसे माना है? इन्होंने कहा कि कविता का मुख्य उद्देश्य है आनंद प्रदान करना। अगला प्रश्न बनता है, वर्ड्सवर्थ ने अपनी किस कविता में सामान्य जनजीवन और बोलचाल की भाषा का सबसे पहले सजीव प्रयोग किया? जो इन्होंने अपना काव्य भाषा सिद्धांत दिया उसका सामान्य जनजीवन और बोलचाल की भाषा का सबसे पहले उन्होंने किसमें प्रयोग किया? कविता में। इनकी कविता VR7 है, याद रखनी है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार भाषा किसकी दासी के रूप में कार्य करती है? वर्ड्सवर्थ ने कहा कि भाषा किसकी दासी के रूप में कार्य करती है? यह है प्रबल भावों और संवेदनाओं की। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे पूरा होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कुछ और पूछना है या कोई और क्वेश्चन पूछना है या और परिभाषाएं पढ़नी है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसे लग रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि इससे और वीडियो बनाने का मन होता है कि हाँ वीडियो कोई देख रहा है या आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं या आपको इससे जानकारी मिल रही है, आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।